हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया होंगे। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स का क्विक रिवीजन यहाँ पे हम करेंगे। किससे? समरी बुक से। समरी बुक आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम से क्या कर सकते हो, बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। अब देखेंगे, चलो सबसे पहले आप मुझे बताइए, तो आपको पता ही है इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में टैक्स कौन सा लगता है भाई? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाईज आपने किए तो ठीक है। और इंटर स्टेट सप्लाई के केस में क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। उसके बाद 3 यूनियन टेरिटरीज है जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है। क्या नाम है? डीजेपी, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। यहां पे आप विद इन सप्लाई करोगे, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई आपका विद इन सेम यहां पे है। जैसे कि दिल्ली टू दिल्ली है तो उस केस में टैक्स क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। या जम्मू कश्मीर टू जम्मू कश्मीर है तो क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। उसके बाद 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, आपको पता है क्या नाम है? ऑल डैश डीसी। अपनी मेमोरी टेक्निक है। ऑल मतलब कि क्या हो गया भाई? यहाँ पे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। ये 5 यूनियन टेरिटरी में अगर यहाँ पे सप्लाई हो रहा है इंट्रा यूनियन टेरिटरी, तो टैक्स कौन सा लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। बट फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार से आपने मुंबई में सप्लाई किया तो टैक्स क्या लगेगा? आईजीएसटी। अंडमान निकोबार से आपने लद्दाख में सप्लाई किया, यहाँ पे क्या टैक्स लगेगा आपका? यहाँ पे क्या लगेगा भाई? आईजीएसटी लगेगा। ठीक है। तो जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में होता है तो टैक्स क्या लगता है? यहाँ पे हमारा वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाता है। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट्स में होते हैं तो वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाता है? इंटर स्टेट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका पौंडीचेरी आता है, मुंबई आता है, कुछ भी आता है, टैक्स क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपने को देखना है क्वेश्चन में लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, उसको प्लॉट करके उसके हिसाब से अपने को लगना है, देखना है कि अपने को टैक्स कौन सा लेवी करना है। ठीक है। उसके बाद में यहां पे क्या बात आती है, देखो सीजीएसटी की लेवी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी का लेवी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है तो अपन कंपैरेटिव ही पढ़ लेंगे। लेवी किस पे होता है भाई? सीजीएसटी का। इंट्रा स्टेट सप्लाई में, इंट्रा स्टेट सप्लाई में टैक्स कौन सा लगता है? अपन ने देखा अभी सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो। आईजीएसटी कब लगता है? इंटर स्टेट सप्लाईज के केस में आईजीएसटी लगता है। ठीक है। टैक्स कलेक्ट करके कौन पे करता है? ऑब्वियसली टैक्सेबल पर्सन यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करके पे करता है। कि क्यों, क्या चीजें आपकी सेक्शन 9 से सेक्शन 5 से आउट कर दी गई है? मतलब भाई जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा, जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा वो क्या क्या चीजें? एक तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, इस पे जीएसटी नहीं लगता, ये लेवी सेक्शन से ही बाहर है, लेवी सेक्शन से ही बाहर है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? अनड्यूनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, ईएनए जो होते हैं या रेक्टिफाइड स्प्रिट होते हैं, मतलब ये रॉ मटेरियल है बेसिकली मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। इस पे भी जीएसटी नहीं लगता है, इसको भी लेवी सेक्शन से बाहर करा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू क्या लेते हैं? सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, उस पे जीएसटी लगेगा। रेट, मैक्सिमम रेट क्या है सीजीएसटी का? 20% मैक्सिमम रेट सीजीएसटी का है, 20 एसजीएसटी का। आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना है भाई? 40% आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट है। ठीक है। उसके बाद किस पे? नोटिफाइड डेट से जीएसटी लगेगा। अभी नहीं लग रहा है, कब से लगेगा? नोटिफाइड डेट से लगेगा, नोटिफाइड डेट से लगेगा। अभी इस पे क्या लगता है? इन 5 आइटम्स की बात करें हम, पेट्रोलियम, पीएचएमएनए अपनी मेमोरी टेक्निक थी। पीएचएमएनए मतलब पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इस पे अभी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी इस पे नोटिफाइड डेट से लगेगा। तब तक के क्या है भाई? इसके मैन्युफैक्चर पे सेंट्रल एक्साइज लगते रहेगा और इसके सेल पे क्या लगता रहेगा? इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल वैट लगेगा, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स यहाँ पे सीएसटी लगते रहेगा। ठीक है। वो डेट नोटिफाई करेंगे, उसके बाद से ये जीएसटी में आएंगे, अभी ये जीएसटी में नहीं आए हैं। उसके बाद रिवर्स चार्ज, पूरा का पूरा चैप्टर अपना पड़ा हुआ है, रिवीजन में समझना ही चाहिए। टैक्स रिवर्स चार्ज में कब पेएबल होता है? या नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज के केस में रिसिपिएंट टैक्स पे करता है रिवर्स चार्ज में। किसमें? नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज के केस में। पहला 9(3) का रिवर्स चार्ज, ठीक है, या 5(3) की बात करें तो। उसके बाद 9(4) या 5(4) की बात करें तो उस केस में अपनी क्या बात हुई थी कि भाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने लिया है, आप क्या हो? क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपने स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज लिए, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज लिए, तो आपको रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम पे टैक्स पे करना है 9(4) में। अनरजिस्टर्ड पर्सन से, किसी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने गुड्स या सर्विसेज लिए, कौन से? स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज लिए, तो रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम में टैक्स पे करना है अंडर 9(4) और 5(4). ठीक है। उसके बाद 9(5) आया, उसने क्या बोला भाई? उसने सिंपल सी बात की कि वो नोटिफाई करेंगे क्या? सर्विसेज। नोटिफाई क्या करेंगे? सर्विसेज, जिसपे टैक्स यहाँ पे कौन पे करेगा? ईसीओ पे करेगा, अगर वो सर्विसेज उसके थ्रू सप्लाई की गई है।
उसके थ्रू सप्लाई की गई है। अब ईसीओ टैक्सेबल टेरिटरी में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। किसकी लायबिलिटी है टैक्स पे करने की? ईसीओ की। ईसीओ भाई साहब टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? तो बोले भाई आपका रिप्रेजेंटेटिव पे करेगा, रिप्रेजेंट कर रहा है जो ईसीओ को, वो टैक्स पे करेगा। और ईसीओ का ना फिजिकल प्रेजेंस है, ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस केस में पर्सन कौन टैक्स पे करेगा? जो भी पर्सन अपॉइंट किया है किसने? ईसीओ ने, फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स। जो भी पर्सन अपॉइंट किया ईसीओ ने फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स, वो क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो टैक्स पेएबल बाय ईसीओ, ये बात आई। उसके बाद इंपोर्ट्स के केस में कभी भी सीजीएसटी, एसजीएसटी नहीं लगाना, यूटीजीएसटी नहीं लगाना अपने को। इंपोर्ट्स के केस में हमेशा टैक्स क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी लगेगा, और वो किसके हिसाब से लगता है? कस्टम्स के हिसाब से लगता है। खाली एक चीज है, क्या? ऑनलाइन मनी गेमिंग, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में ऑनलाइन मनी गेमिंग है, उसका टैक्स यहाँ पे आईजीएसटी में सेक्शन 5 के हिसाब से लगता है यहाँ पे, और उसको इंपोर्ट ऑफ गुड्स है वो, और उसका टैक्स आईजीएसटी के सेक्शन 5(1) के हिसाब से लगेगा यहाँ पे, और विदाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। खाली एक ही गुड्स ऐसे ऑनलाइन मनी गेमिंग, बाकी सब पे आईजीएसटी लगेगा कस्टम्स के हिसाब से। कस्टम्स के हिसाब से जब ड्यूटीज ऑफ कस्टम लगा रहे हो तब आईजीएसटी लगा दो। कस्टम डिपार्टमेंट को पूरा पावर दिया हुआ है गुड्स के केस में जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है। परंतु यहाँ पे ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई इस पे आईजीएसटी लगेगा सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी के पावर के हिसाब से, और विदाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हुई। अब ईसीओ कौन है भाई? ये जो 9(5) में जो ईसीओ नोटिफाई किए हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ईसीओ की, सिंपल सी बात है। ईसीओ कौन होता है? जो भी तीनों में से एक चीज करता है, या तो ओन करता है, या ऑपरेट करता है, या मैनेज करता है। जो भी पर्सन या तो ओन करता है, या ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, क्या? डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म मैनेज करता है, वो क्या होता है? ईसीओ होता है। ईसीओ होता है। अब ये ईसीओ के थ्रू आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, तो टैक्स कौन पे करेगा भाई? टैक्स ईसीओ को पे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन सी सर्विसेज नोटिफाई करी है। अगर आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो टैक्स ईसीओ पे करेगा। पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की, किससे? किसी से भी हो सकती है, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल। ठीक है, ओमनी बस को छोड़ के बाकी सब, कोई भी कैब हो सकती है, टैक्सी हो सकती है बेसिकली। सो यहाँ पे जैसे कि ओला उबर की सर्विसेज है, क्या है वो? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर तो कौन है? वो जो ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है, परंतु सर्विसेज किसके थ्रू प्रोवाइड की? ओला उबर के साथ के से प्रोवाइड की गई है, ओला उबर के थ्रू प्रोवाइड की गई है, तो टैक्स कौन पे करेगा? ओला उबर। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर किया आपने रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, इन सब चीजों से, और किससे किया? थ्रू ईसीओ किया, थ्रू ओला उबर किया, तो टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ, मतलब ओला उबर टैक्स पे करेगा। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का, बट किसका? ओमनी बस का बात करता है। सेकेंड पॉइंट, क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो ओमिनी बस से, ओमिनी बस से, तो अगर ईसीओ के थ्रू कर रहे हो तो ईसीओ टैक्स पे करेगा। ईसीओ के थ्रू कर रहे हो तो ईसीओ टैक्स पे करेगा, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ईसीओ इज अ कंपनी। अब वो ओमिनी बस जो यहाँ पे जो सर्विस दे रहा है, जो भी ओमिनी बस की, उसकी खुद की कंपनी है भाई, खुद की कंपनी, तो फिर कंपनी टैक्स पे करेगी, कंपनी टैक्स पे करेगी। ठीक है, तो अपने ये फुल फ्लेज क्वेश्चन में कभी एडजस्टमेंट आ सकते हैं। तो अगर कंपनी है तो कंपनी टैक्स पे करेगी, कंपनी नहीं है तो फिर ईसीओ से सप्लाई कर रहे हो तो ईसीओ टैक्स पे करेगा, और कंपनी है फिर भी आप ईसीओ से सप्लाई कर रहे हो तो भी कंपनी को टैक्स पे करना है। सिंपल वर्ड्स में, कंपनी है तो कंपनी टैक्स पे करेगी, नहीं तो फिर ईसीओ टैक्स पे करेगा। ठीक है, तीसरी बात, अकोमोडेशन की सर्विसेज। ठीक है, अकोमोडेशन की सर्विसेज होटल में, इनमें, गेस्ट हाउस में, क्लब में, कैंपस सिटी में, कहीं भी अदर कमर्शियल प्लेसेस में, मेंट फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये सर्विसेज किस चीज की है? यहाँ पे होटल, इन, गेस्ट हाउस, किसी भी सर्विसेज हो सकती है यहाँ पे, पर किस चीज के लिए? रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए। रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पस के लिए यहाँ पे आपने ये सर्विसेज यहाँ पे दी गई है, तो उस केस में टैक्स ईसीओ पे करेगा। तो जैसे कि मेक माई ट्रिप से कोई होटल बुक किया, एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर कौन है भैया? होटल है, वो होटल है, परंतु आपने सर्विस किससे दी? यहाँ पे जो होटल ने सर्विस किससे दी, मतलब उसने सर्विस दी भाई मेक माई ट्रिप, ईसीओ के थ्रू, ईसीओ के थ्रू, तो ईसीओ टैक्स पे करेगा। आया क्या समझ में? एक्सेप्ट रजिस्टर्ड पर्सन, अब कोई बड़ा सा ही होटल है भाई, ताज है, ठीक है, ताज ने भी सर्विसेज दी मेक माई ट्रिप के थ्रू, तो उस केस में ताज पे करेगा टैक्स। कोई छोटे मोटे जो होटल है, कोई होटल गोपी है फॉर एग्जांपल, उन्होंने मेक माई ट्रिप के थ्रू सर्विसेज दी तो मेक माई ट्रिप टैक्स पे करेगा। बड़ा होटल है भाई जिसकी खुद की लाइबिलिटी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का टर्नओवर है, तो उस केस में होटल टैक्स पे करेगा।
आया समझ में। उसके बाद हाउसकीपिंग की सर्विसेज जैसे प्लम्बिंग हो गई, कारपेंटरिंग हो गई, तो अब ये लोग जैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अर्बन क्लैप हो गया। अर्बन क्लैप में ये सब होता है ना, प्लम्बर्स कारपेंटर्स अपन बुक करते हैं तो आ जाते हैं। तो इस केस में टैक्स कौन पे करेगा? टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ, अर्बन क्लैप टैक्स पे करेगा। एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर भले प्लम्बर हो कारपेंटर हो, पर ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं तो ईसीओ टैक्स पे करेगा। ईसीओ टैक्स पे करेगा एक्सेप्ट रजिस्टर्ड। अब वो प्लम्बर ही बहुत बड़ा है भाई, उसके यहाँ पे 20 प्लम्बर काम कर रहे हैं, वो प्लम्बर से ही आपने किया, वो प्लम्बर खुद ही रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो भाई तू रजिस्टर्ड है, तू ही पे कर ले, तू ही पे कर ले टैक्स। उस केस में ईसीओ को पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रेस्टोरेंट सर्विस की बात करेंगे, तो सर्विस रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए क्या बोला इन्होंने कि अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हो, रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हो, तो उस केस में यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा भाई? आपने ईसीओ के थ्रू दिया, ईसीओ टैक्स पे करेगा। जैसे कि जोमेटो स्विगी, तो कोई छोटा सा रेस्टोरेंट, उसने क्या किया यहाँ पे, उसने सर्विसेज दी किससे, यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट, छोटा बड़ा किसी की भी बात करें, कोई भी रेस्टोरेंट अगर जोमेटो स्विगी से सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में कौन टैक्स पे करेगा भाई? उस केस में टैक्स पे करेगा यहाँ पे जोमेटो स्विगी, ईसीओ। एक्सेप्ट मतलब अदर देन सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अब आपका रेस्टोरेंट या ईटिंग जॉइंट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में ही है, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में है, तो स्पेसिफाइड प्रीमाइस में अगर आपका रेस्टोरेंट है तो उस केस में आपका रेस्टोरेंट टैक्स पे करेगा, उस केस में ईसीओ नहीं करेगा। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मतलब कि भाई जो प्रीमाइसेस जहां पे पर यूनिट ऑफ अकोमोडेशन का डिक्लेयर टैरिफ क्या है, अबव 7,500 पर यूनिट पर डे, उसको स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस कब बोलते हैं। तो अगर आपका रेस्टोरेंट कहाँ पे है, यहाँ पे ईटिंग जॉइंट कहाँ पे, कोई स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में, तो फिर आपका रेस्टोरेंट टैक्स पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल ताज में कोई रेस्टोरेंट, ठीक है, अब ताज का डिक्लेयर टैरिफ एक यूनिट ऑफ अकोमोडेशन का 10,000 है, सो इट इज अबव 7,500। आपका रेस्टोरेंट ताज में लोकेटेड है, आपने कुछ जोमेटो से वो वाले रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, तो उस केस में रेस्टोरेंट टैक्स पे करेगा, रेस्टोरेंट टैक्स पे करेगा, ठीक है। और बाकी के जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं उन सभी केसेस में ईसीओ टैक्स पे करेगा, ठीक है। बाकी राधा कृष्णा से अपन ने ऑर्डर किया जोमेटो में, तो वो कौन टैक्स पे करेगा भाई? जोमेटो टैक्स पे करेगा, ठीक है। आया क्या समझ में? तो ये सर्विसेज क्या है कि भाई ये कैटेगरी ऑफ सर्विसेज नोटिफाई करिए, अगर ये ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हैं तो ईसीओ टैक्स पे करेगा, ईसीओ टैक्स पे करेगा। आया क्या समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट थ्रू ईसीओ। अब एक क्लैरिफिकेशन आया क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, बट एक क्लैरिफिकेशन आया क्योंकि इतने सारे रेस्टोरेंट इन्वॉल्व थे, तो भाई कुछ गड़बड़ ना हो, तो जब ये यहाँ पे पॉइंट आया उसी टाइम ये साथ में क्या किया उन्होंने, क्लैरिफिकेशन दिया। क्या क्लैरिफिकेशन आया? पहली बात बोली उन्होंने, ईसीओ नॉट टू कलेक्ट टीसीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सो नोटिफाइड। अरे भाई ईसीओ तो पूरा का पूरा टैक्स पे कर रहा है ना रेस्टोरेंट सर्विस के केस में, तो अलग से फिर टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, पूरा टैक्स ही पे कर रहा है 95 में, तो अलग से टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, पहली बात। सेकंड, ईसीओ नॉट रिक्वायर्ड टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर पेइंग टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू देम। सो ईसीओ को अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस पे टैक्स पे करने के लिए अलग रजिस्ट्रेशन की कोई नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद ईसीओ टू पे टैक्स ऑन रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू देम, जो भी रेस्टोरेंट सर्विस उनके थ्रू सप्लाई हो रही है ईसीओ को टैक्स पे करना है। उसके बाद सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये जो रेस्टोरेंट सर्विसेज का सप्लाई है ये किसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, ठीक है, किसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? तो उन्होंने बोले भैया रेस्टोरेंट का ही टर्नओवर है, रेस्टोरेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में ही आएगा। भले ईसीओ टैक्स पे करेगा पर एग्रीगेट टर्नओवर का जब कैलकुलेशन करेंगे तो किसके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? रेस्टोरेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में ही आएगी ये रेस्टोरेंट सर्विसेज का सप्लाई। उसके बाद रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय थ्रू ईसीओ नॉट टू बी कंसीडर्ड एज इनवर्ट सप्लाई फॉर ईसीओ लायबल टू आरसीएम। भाई इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर आरसीएम नहीं है ये, ठीक है। 95 में रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाई की जा रही है तो ईसीओ को टैक्स पे करना है, बट दीज आर नॉट इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर आरसीएम, तो उसको वैसे कंसीडर नहीं करना। नेक्स्ट, रिवर्सल ऑफ प्रोपोर्शनेट आईटीसी ऑन इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिक्वायर्ड बाय ईसीओ। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई आईटीसी के रिवर्सल की कोई जरूरत नहीं है, आईटीसी के रिवर्सल की कोई जरूरत नहीं, और 95 में जो भी टैक्स पे करने के लिए आता है उसके लिए आप कैश में ही पे करोगे, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं यूज कर सकते, पूरा का पूरा पेमेंट अपने को क्या करना है, कैश में करना है, आईटीसी आप उसमें यूज नहीं कर सकते। और रिवर्सल ऑफ आईटीसी की भी कोई जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन मत रखो, मार्केट में इतने सारे रेस्टोरेंट इन्वॉल्व थे इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत डिटेल क्लैरिफिकेशन बताया। उसके बाद जीएसटी टू बी पेड बाय सप्लायर ऑन सर्विसेज नॉट नोटिफाइड अंडर 95 बट सप्लाइड थ्रू ईसीओ। अब देखो यहाँ 95 में तो ये अपन ने देखा कितनी सर्विसेज है, ये सिर्फ ये 5 सर्विसेज नोटिफाइड है, इसके अलावा अगर कोई भी सर्विसेज आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हो तो भाई सप्लायर को ही टैक्स पे करना है, उसमें ईसीओ नहीं करेगा,
ईसीओ किस पे करेगा? सिर्फ ये 5 जो सर्विसेज अपन ने देखी, ये अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रही है तो ईसीओ टैक्स पे करेगा। बाकी सारी सर्विसेज पे अगर कोई सर्विस आप ईसीओ से सप्लाई कर रहे हो तो आप ही टैक्स पे करोगे, सप्लायर ही टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट, बिलिंग इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस and goods and services other than restaurant service sold by restaurant to a customer under the same order, it is advisable to raise separate bill on restaurant service in case where ECO provides other supplies to customer under the same order। अब एक ही ऑर्डर में रेस्टोरेंट का भी आ गया और कुछ आपने गुड्स भी खरीद लिए, ठीक है, कप मग्स वगैरह खरीद लिए, कुछ खरीद लिया, तो उन्होंने क्या बोला उस केस में, भाई उस केस में बिलिंग क्या है, अलग अलग करोगे, सेपरेट करना ही एडवाइजेबल है। बिलिंग सेपरेट करना एडवाइजेबल है। अगर एक ही ऑर्डर के अंदर रेस्टोरेंट सर्विस भी आ रही है, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज के भी गुड्स या सर्विसेज कुछ आ रहे हैं, तो उस केस में बिलिंग क्या एडवाइजेबल है, सेपरेट कर लो। एंड लास्ट, ECO टू रेज इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ECO, ठीक है। और इनवॉइस किसको रेज करना है, इन्होंने बोला भाई ECO को यहाँ पे रेज करना है, ये रेस्टोरेंट सर्विसेज का इनवॉइस ECO को रेज करना है, ठीक है। तो ये समझ में आया, एक क्लैरिफिकेशन था, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट एक क्लैरिफिकेशन और आया, इन रिस्पेक्ट ऑफ ITC अवेल्ड बाय ECO वेयर सर्विस नोटिफाइड अंडर 9(5) आर सप्लाइड थ्रू देयर प्लेटफॉर्म। ये 9(5) वाली सर्विसेज के लिए आया कि भाई ECO को के थ्रू जो 9(5) वाली सर्विसेज आई यहाँ पे क्या की जा रही है, यहाँ ECO के थ्रू सप्लाई की जा रही है, तो उस केस में क्या रहेगा, तो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, वेदर ECO रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 9(5) इज लायबल टू रिवर्स प्रोपोर्शनेट ITC। से फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बाकी सारी सर्विसेज के लिए आया। ऊपर वाला क्लैरिफिकेशन खाली रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए आया, ये 9(5) की सारी सर्विसेज के लिए आया कि जो ECO 9(5) में टैक्स पे कर रहे हैं, क्या उनको ITC रिवर्स करना है, जो भी इनपुट सर्विसेज उन्होंने यहाँ पे लिए टू द एक्सटेंट वो 9(5) में टैक्स पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोली नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस एक बात उन्होंने फिर से क्लियर करी कि 9(5) के अंडर जो भी टैक्स पे करना है वो कैश में पे करना है, ITC यूज नहीं कर सकते, ITC यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा यहाँ पे, क्लैरिफाइड किया जिसकी भी लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की यहाँ पे 9(5) में, उसको कुछ ITC रिवर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। सेकंड, पूरा का पूरा टैक्स लाइबिलिटी कैश में पे करना है, ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट यूज नहीं करना है, क्रेडिट यूज नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये सारी जो सर्विसेज अपन ने देखी 9(5) के थ्रू जो प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 9(5) में ECO के थ्रू जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका लाइबिलिटी कैश में डिस्चार्ज करना है, ठीक है। जो भी क्रेडिट अवेल किया है उसने इनपुट सर्विसेज के लिए, कैन नॉट बी यूज, ठीक है, वो यहाँ पे किस 9(5) के लाइबिलिटी के लिए नहीं यूज कर सकता। उसकी खुद की कोई लाइबिलिटी है ECO की, वहां पे कोई सर्विसेज वो दे रहा है, तो उस केस में वो उसके लिए यूज कर सकता है। बट 9(5) के अंदर जो टैक्स पे कर रहा है वो उसको कैश में पे करना है, उसके लिए ITC यूज नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, देखो, द क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्चार्ज ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन हिज ओन अकाउंट। वो खुद के लेवल पे जो सर्विसेज दे रहा है ECO, उसके लिए वो यूज कर सकता है क्रेडिट, परंतु यहाँ पे 9(5) के लिए पूरा का पूरा पेमेंट कैश में करना है, दैट्स इट। एंड लास्ट क्लैरिफिकेशन इन दिस चैप्टर, जो DDA है यहाँ पे, क्या उसको लोकल अथॉरिटी माना जा सकता है क्या? तो गवर्नमेंट ने बोली नहीं भाई, लोकल अथॉरिटी नहीं माना जाएगा, लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में DDA नहीं आती है, DDA नहीं आती है, ठीक है। ये सवाल क्यों आया? क्योंकि लोकल अथॉरिटी यहाँ पे बिजनेस एंटिटी को जब भी सर्विसेज देती है, तो अपन ने पढ़ा था RCM में टैक्सेबल होती है, RCM चैप्टर में RCM में टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पे सवाल आया, क्या जो DDA है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या इसको आप लोकल अथॉरिटी बोलोगे? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, डेफिनेशन के हिसाब से लोकल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये बस हो गए यहाँ पे छोटे मोटे क्लैरिफिकेशन अपन ने देखे। एंड हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर, वेरी स्मॉल, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। समरी बुक नहीं है तो बेटा डाउनलोड कर लो, कहाँ से? टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम हमारा डिस्कशन स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर करेंगे। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।